कलेक्टर बनते ही कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी लेकर एक झोपड़ी पर पहुंचती हैं, जिस झोपड़ी के अंदर एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। वह वहां पर उससे बहुत कुछ कहने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही इसकी हालत देखती हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती हैं। और उसके बाद जैसे वह बीमार व्यक्ति अपनी पूरी कहानी कलेक्टर साहिबा को सुनाता है तो कलेक्टर साहिबा हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती हैं। कौन था यह बीमार व्यक्ति और क्या कहना चाहती थी कलेक्टर साहिबा इससे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है संदीप। संदीप के घर परिवार के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेतीबाड़ी किया करते हैं और अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। संदीप के घर में उसके माता पिता हैं, एक उसकी छोटी बहन है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। संदीप शादी के हो गया है और वह चाहता है कि पहले मैं अपनी छोटी बहन की शादी करूं और उसके बाद ही मुझे अपनी शादी करनी होगी। इसी बात को सोचकर संदीप अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का मिल भी जाता है। लड़का लेखपाल था और इसी वजह से संदीप को वह लड़का अपनी छोटी बहन के लिए परफेक्ट लगता है। संदीप उस लड़के से अपनी बहन की शादी तय करा देता है और एक निश्चित मुहूर्त पर दोनों की शादी होने लगती है। शादी के दिन संदीप लड़की के भाई का पूरा फर्ज निभाता है और अच्छी तरह से शादी को मैनेज कर रहा था। संदीप का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, तो शादी के अंदर जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे संदीप की बड़ाई कर रहे थे। और उसी शादी के अंदर लड़के वालों की तरफ से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शीतल। शीतल जैसे ही संदीप को देखती है तो पहली ही नज़र में उसे पसंद कर लेती है। इधर संदीप की नज़र भी शीतल पर पड़ जाती है और संदीप भी मन ही मन शीतल को पसंद करने लगा था। वह पूरी शादी में शीतल की तरफ देखता, कभी शीतल संदीप की तरफ देखती और इसी तरह का माहौल वहां पर चलने लगता है। धीरे धीरे शादी संपन्न हो जाती है और उसके बाद जो संदीप की छोटी बहन नेहा होती है वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन जो संदीप था बार बार शीतल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वह शीतल से बात करना चाहता था, अपने और शीतल के बारे में जानना चाहता था कि शीतल के दिल में उसके लिए क्या है और शीतल के साथ प्यार भरी बातें करना चाहता था। इसी बात को लेकर संदीप काफी ज्यादा परेशान रहता है। जैसे ही वो अपनी छोटी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल जाता है तो वहां पर वह देखता है कि जो शीतल थी वो अभी भी उसकी बहन के ससुराल में रुकी हुई है और वह जैसे ही संदीप को देखती है तो एकदम से खिल उठती है। इसके बाद संदीप और शीतल दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बहुत सारी बातें कह डालते हैं। अब संदीप जब शीतल को देखता है तो उसे उससे बात करने से रहा नहीं जाता और वह मौका ढूंढने लगता है कि कब मुझे ऐसा टाइम मिले जब मैं शीतल से बात कर सकूं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को ऐसा मौका मिल जाता है जब उनके पास कोई भी नहीं था और शीतल और संदीप एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज हो गए थे। संदीप अपनी बहन नेहा को लेकर वहां से अपने घर आ गया था और यहां पर आकर वह शीतल से फोन पर बातें करने लगता है। बातें करने के दौरान संदीप को पता चलता है कि जो शीतल है उससे उसकी शादी हो सकती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन संदीप अभी शीतल से शादी की बात नहीं करता है, उससे पहले वो उसके बारे में जानना चाहता है और पूरी तरह से शीतल को समझना चाहता है। समझने के बाद संदीप को पता चलता है कि शीतल ने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। इधर जो शीतल है वह संदीप के बारे में पहले से अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि शादी के अंदर ही उसने संदीप के बारे में अच्छी तरह से संदीप की बहन नेहा से पता कर लिया था। संदीप का व्यवहार, संदीप का रहने का तरीका, लोगों से आदर सम्मान से बात करना, ये सब कुछ उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और इसी वजह से शीतल संदीप से शादी करना चाहती है और एक दिन वो फोन पर उससे कह ही देती है। अब तक संदीप ने भी शीतल के बारे में सारी तसल्ली कर ली थी, तो वह भी इस शादी के लिए एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात कर लो और यहाँ पर मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ। इसके बाद संदीप अपने घर वालों से बात कर लेता है और शीतल अपने घर वालों से बात कर लेती है। दोनों के घर वाले इस शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि जानी पहचानी रिश्तेदारी थी और दोनों एक दूसरे के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। संदीप के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन थी, तो इसी वजह से शीतल के घर वालों को इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वैसे भी जो संदीप का स्वभाव था वह बड़ा ही अच्छा था। इसके बाद संदीप और शीतल की एक निश्चित मुहूर्त पर शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो शीतल होती है वो दुल्हन बनकर संदीप के घर पर आ जाती है। शीतल अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती, संदीप के माता पिता का सम्मान किया करती और संदीप की भावनाओं का आदर किया करती। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, तभी उनकी पहली करवा चौथ आती है और करवा चौथ के दिन जो संदीप होता है वह शीतल को लेकर मार्केट चला जाता है। मार्केट से वो लोग खरीदारी करते हैं और खरीदारी करने के बाद जैसे ही बाइक से वापस आ रहे थे तभी अचानक से संदीप की बाइक को एक पुलिस वाला रोक लेता है।
पुलिस वाले ने बाइक रोक ली थी और रोकने के बाद उनसे कागज मांगने लगता है और उसे हेलमेट का कहने लगता है। इसके बाद संदीप कहता है कि साहब, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है और वहाँ से मैं आपको कागज ला के दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी आप हमें जाने दीजिए, मेरे पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अभी आपको हमें रोकना सही नहीं है। इस बात को सुनकर जो वह पुलिस वाला होता है एकदम से गर्म हो जाता है और उससे कहने लगता है कि कानून कानून होता है, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा फाइन बनेगा और तुम्हें चालान देना पड़ेगा। लेकिन संदीप उनसे कहने लगता है कि साहब, 2.5 किलोमीटर दूर के लिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं दरअसल जल्दबाजी में आ गया था, मुझे और भी कुछ काम है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है वो चिढ़ जाता है और इसी चिढ़ावट में आकर एक जोरदार थप्पड़ संदीप को लगा देता है। अब जैसे ही संदीप को उसने थप्पड़ मारा था तो शीतल एकदम से बाइक से उतरती है और उतरने के बाद उस पुलिस वाले को खरी खोटी सुनाने लगती है। अब पुलिस वाला जब देखता है कि इसकी पत्नी मुझसे बदतमीजी कर रही है तो इसी बात को लेकर वह संदीप के लिए मोटा चालान बना देता है और उसके हाथ में उस पर्चे को थमा देता है। और चालान को थमाते वक्त वह शीतल से कह देता है कि ठीक है, तुम्हें ज्यादा कानून आता है ना, अब इस चालान को भर लेना, तुम्हारी सारी हेगड़ी निकल जाएगी। ऐसा कहकर उस पुलिस वाले ने उनको वहां से जाने के लिए कह दिया था और संदीप और शीतल वहां से मायूसी भरा चेहरा लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। अब संदीप इस बात को बार बार अपनी पत्नी को भूलने के लिए कहता है, लेकिन शीतल चाहकर भी इस बात को नहीं भूल पा रही थी। उसके बाद वह फैसला करती है कि इस पुलिस वाले की वो शिकायत करेगी और इस चालान को बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। इस बात को लेकर वह वहां के बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं और वहां पर अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। चालान को भी साथ लगाया जाता है और उस एप्लीकेशन को बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन न जाने ऐसी कितनी एप्लीकेशन उन बड़े अधिकारियों के पास आई हुई थी, तो इनकी एप्लीकेशन पर कोई भी गौर नहीं दी जाती है और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस बात को धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और 1 महीने तक लगातार शीतल कोशिश करती है कि किसी भी तरह से इस पुलिस वाले को सबक मिलना चाहिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद शीतल इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहने लगती है तो संदीप उसे समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं शीतल, जो हो गया उसे भूल जाओ, पुलिस का बुरा नहीं माना करते। लेकिन शीतल उससे बदला लेना चाहती है और इसी वजह से वह ठानती है कि अब वो किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगी, वह IAS या IPS बनेगी ताकि वह अपने पति की बेइज्जती का बदला ले सके। और इस बारे में वह संदीप से बात करती है। अब संदीप जब इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से पढ़ाई कर लो, लेकिन अपने मन के अंदर से बदले की भावना निकाल दो, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग उनसे ऐसा नहीं कह सकते। इसके बाद जो शीतल है वो हामी तो भर लेती है, लेकिन मन के अंदर अब भी वो बदले की भावना चल रही थी और वह अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगती है। संदीप ने शीतल को यहीं पर एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिला दिया था और कहा था कि तुम अच्छे से कोचिंग करो, तुम्हें कोई भी कैसी भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। शीतल भी दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे उसका पहला टेस्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसके टेस्ट को 1 महीना रहता है तो उसी दौरान शीतल को पता चलता है कि उसकी सास की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और उसने खटिया पकड़ ली है। इसके बाद शीतल ना चाहते हुए भी घर की तरफ ध्यान देने लगती है और पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाता है। पढ़ाई से ध्यान हटने की वजह से शीतल इस बार उस टेस्ट में रह जाती है और यह बात शीतल को बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद भी वो इस टेस्ट में फेल हो गई थी। उसके बाद संदीप उसे दिलासा देता है और कहता है कि शीतल कोई बात नहीं, क्योंकि फिलहाल माँ की तबीयत खराब थी और उसी वजह से तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट गया, दूसरी बार में हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और दोबारा से कोशिश करना। इसके बाद शीतल संदीप के कहे अनुसार दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन दूसरी बार में भी उसका टेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक भी शीतल की सास की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती है। लेकिन दूसरी बार जैसी शीतल फेल होती है तो उसके बाद वो चिड़चिड़ी रहने लगती है और उसके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार चलने लगते हैं। संदीप इस बार भी उसे समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं शीतल, एक बार फिर से कोशिश करो, और कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लेकिन इस बार शीतल इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वह चिड़चिड़ी सी होकर अपने पति संदीप से इस बारे में लड़ाई करने लगती है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाया करती और भली बुरी अपने पति को सुनाने लगती है। अब जब पति देखता है कि उसकी पत्नी चिड़चिड़ी हो रही है तो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शीतल के दिमाग पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और वह बार बार अपने पति से लड़ाई किया करती है। एक दिन लड़ाई के दौरान जो संदीप होता है वो शीतल से कह देता है कि तुम्हारे बस की ये चीज़ नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ दो, क्यों इसके पीछे लगी हो, जब बार बार तुमने ट्राई कर लिया तुम फेल हो जाती हो तो फिर रहने दो। अब यह बात शीतल को बड़ी बुरी लग जाती है और इस बात से नाराज होकर जो शीतल है रूठ कर अपने मायके चली जाती है।
उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटी ऐसा अक्सर हो जाया करता है और ऐसी छोटी मोटी बातों पर अपने घर परिवार को नहीं उजाड़ा करते। लेकिन शीतल के दिमाग में वो बात घर कर गई थी जो उसके पति ने कहा था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम इस बात को छोड़ दो। वह फैसला करती है कि वह अपने पति से अलग रहेगी और अलग रहकर इस पढ़ाई को करके उसे एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाएगी। इसी वजह से वह अपने मायके में रहने लगती है और वहां दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है उस टेस्ट के लिए और सोच रही है कि इस बार तो मैं इसे पक्का कर ही लूंगी। इधर जो संदीप होता है वह एक बार तो सोचता है कि अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आए, लेकिन जब वो इन बातों को सोचता है कि उसकी पत्नी इतनी छोटी सी बात को लेकर रूठकर मायके में बैठ गई है तो वह अपना फैसला कैंसिल कर देता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं जाता है। 6 महीने इस बात को ऐसे बीत जाते हैं। शीतल वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई करती रहती है और उसे कभी कभी अपने पति पर गुस्सा आने लगता है और सोचती है कि मेरे पति मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए हैं। 6 महीने बाद अचानक से संदीप का फोन शीतल के पास आता है और वह उसे मायके आने के लिए कहने लगता है, लेकिन शीतल उसकी एक नहीं सुनती है और नाराज होकर उससे कह देती है कि अब तुम्हें मेरी याद आई है, आज के बाद मुझसे फोन मत करना और मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर शीतल ने फोन काट दिया था और उसके बाद शीतल अपने घर वालों से संदीप को तलाक देने की बात करने लगती है। शीतल के जो पिता होते हैं उसे समझाने लगते हैं, लेकिन शीतल उनकी एक नहीं मानती है और कहती है कि बाबूजी अब मुझे उस घर में रहना ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो मैं बड़ा अधिकारी बनूंगी और बड़ा अधिकारी बनने के बाद मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके परिवार वालों की वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई थी। ऐसा कहकर शीतल ने मना कर दिया था तो शीतल के पिता संदीप के घर वालों के साथ पंचायत के थ्रू फैसला कर लेते हैं और दोनों अपने अपने घर अलग अलग रहने लगते हैं। उसके बाद जो शीतल होती है वो दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद इस बार अपने उस टेस्ट को क्लियर कर लेती है जिसके लिए वो पिछले 3 साल से मेहनत कर रही थी। जैसे उसका टेस्ट क्लियर होता है तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है। इसके बाद उसके घर वाले भी इस बात की खुशी मनाते हैं और खुशी खुशी शीतल को ट्रेनिंग करने के लिए भेज देते हैं। शीतल ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग करने के बाद वह एक जिला कलेक्टर के रूप में एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो जाती है। उसकी पहली पोस्टिंग मेरठ के अंदर होती है, क्योंकि वो पीछे से किसी और डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है तो ये उसका होम क्रेडिटर नहीं है और यहाँ पर उसे पहली पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो मेरठ के अंदर आकर अपना चार्ज संभालती है तो एकदम से उसे संदीप की वो बातें याद आ जाती हैं जो बातें संदीप ने उससे कही थी और इसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना अब संदीप को जाकर दिखाया जाए कि मैं एक बहुत बड़ी जिला अधिकारी बन गई हूँ। इसके बाद जो शीतल होती है अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा वहां से संदीप के घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाती है तो उसे पता चलता है कि संदीप ने इस घर को काफी दिनों पहले बेच दिया है और अब वह एक दूसरी जगह रहा करता है। अड़ोसी पड़ोसियों से पता करने के बाद उसे उस जगह का एड्रेस मिल जाता है और वहां से वो उस जगह के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो बहुत कुछ सोच रही है कि वो मिलेगा तो उसे बताऊंगी कि देखो आज मैं कलेक्टर बन गई हूं और तरह तरह के ताने उसे मारूंगी। इसी बात को सोचते हुए वह धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाती है जिस जगह के बारे में उन पड़ोसियों ने उसे बताया था और वहां पर जाने के बाद वह देखती है कि वहां पर एक छोटा सा झोपड़ा है। वह वहां पर पूछती है कि संदीप कहाँ रहा करता है तो लोग उसे बता देते हैं कि झोपड़ी के अंदर रहा करता है। जैसे ही शीतल उस झोपड़ी को देखती है तो एकदम से उसके दिमाग में ढेर सारे अलग तरह के सवाल चलने लगते हैं, क्योंकि अभी तक वह संदीप को ताना मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर इस झोपड़ी को देखकर संदीप की हालत पर उसे तरस आने लगता है। जैसे वह झोपड़ी के अंदर घुसती है तो देखती है कि संदीप एक खटिया के ऊपर पड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा बीमार प्रतीत हो रहा है। अब संदीप जैसे देखता है कि संगीता आई है और वो भी एक बड़ा अधिकारी बन गई है, इसके बाद संदीप उस खटिया से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर था और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उस खटिया पर बैठ पाता है। बैठने के बाद वह संगीता की तरफ देखता है और देखते ही एकदम से उसकी आंखें भर आती हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है और जैसे संगीता संदीप को रोते हुए देखती है तो उससे भी रहा नहीं जाता और उसकी भी आंखें छलक पड़ती हैं। इसके बाद जो संगीता होती है संदीप को चुप कराती है और चुप कराने के बाद उससे पूछने लगती है कि संदीप तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो जो संदीप होता है वह अपने बारे में संगीता को बताने लगता है। कहता है कि संगीता शायद तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हारे पास फोन किया था और मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन तुमने उस टाइम मुझसे बात नहीं की थी। दरअसल मैं तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था। उस टाइम पर मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और इसी कारण से वो तुम्हें याद कर रही थी। वह चाहती थी कि वह अपनी बहू से मिले, लेकिन उस टाइम पर तुम उससे मिलने के लिए नहीं आई और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है। इसके बाद पिताजी माँ की मौत का गम सहन नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वह भी
बीमार रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। माता पिता के इलाज में ढेर सारे रुपए पैसे खर्च आते हैं और उसी वजह से मेरी सारी पुश्तैनी ज़मीन उनके इलाज में खर्च हो जाती है और अंत के दर्जे मुझे अपना घर तक भी बेचना पड़ता है। इसके बाद मजबूरन मुझे एक छोटे से झोपड़े में यहाँ पर रहना पड़ता है और यहाँ पर मैं मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी है और इसी वजह से मैं मजदूरी पर नहीं जा पाता हूँ। कुछ अड़ोसी पड़ोसी मुझे आकर मदद दे देते हैं और उनसे ही मैं मदद ले लिया करता हूँ। अब जैसी संगीता इसकी पूरी बात सुनती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि संदीप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में भूल गई थी कि आखिरकार तुम मेरे पति हो और मैं और तुम कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ये सारा कुछ मेरी गलती है और अब मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब तुम्हें ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। ऐसा कहकर संगीता संदीप को अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन संदीप मना कर देता है। कहता है कि संगीता, कई बार मेरी बहन ने भी मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी दूसरे का उपकार नहीं चाहता। कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैं यहाँ पर मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन जो संगीता होती है उसके पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि नहीं संदीप, आज से ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहोगे और मैं और तुम दोबारा से एक दूसरे से शादी करेंगे। ऐसा कहकर संगीता उसे अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले उसका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराती है। जब संदीप अच्छी तरह से ठीक हो जाता है तो उसे अपने साथ रखने लगती है और दोबारा से वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने लगते हैं। अब तभी एक दिन शीतल अपने पति संदीप के साथ गाड़ी में बैठती है और एक पुलिस नाके पर जाकर गाड़ी रोक लेती है। वहां जाने के बाद वही पुलिस वाला, जिस पुलिस वाले ने कभी संदीप को थप्पड़ मारा था, वह एकदम से आता है और आने के बाद कलेक्टर साहिबा को सैल्यूट करता है। उसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती है उस पुलिस वाले की जांच पड़ताल करने लगती है और उसे ढेर सारी फटकार लगाती है। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यह पुलिस वाला पैसे की वसूली करने के लिए इस तरह के काम किया करता है और लोगों को परेशान करता है। उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और संगीता अपने पति के अपमान का बदला ले लेती है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी संदीप और शीतल की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो संदीप के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शीतल के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।